नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड है। ओके, और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चंदन, महुआ, सागवान और बांस आदि प्रजाति के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी है शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी है आर्द्र प्राणपाती वन और ऑप्शन डी है शुष्क प्राणपाती वन। चंदन, महुआ, सागवान और बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष जो है वो आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो इस बार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लेसर निक्षेप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ निक्षेप होते हैं। और दूसरा कथन है, इन निक्षेपों में सोना, चांदी व प्लेटिनम जैसे महंगी धातुएं पाई जाती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। ओके, और इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। तो इस प्रकार इसमें ये दोनों कथन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न मृदाओं को क्षेत्र के घटते क्रम में उचित रूप में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है मरुस्थली मृदा और चौथा है लाल मृदा। ऑप्शन है एक दो तीन चार, ऑप्शन बी है एक चार दो तीन, ऑप्शन सी है एक दो चार तीन और ऑप्शन डी है एक चार तीन दो। मृदाओं को क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्न प्रारूप प्राप्त होता है। जलोढ़ मृदा जो है वो क्षेत्र के 43.36% भाग पर पाया जाता है। ओके, 43.36% क्षेत्र पर। ओके, और काली मृदा जो है वो 15.09% क्षेत्र पर पाया जाता है। और मरुस्थली मृदा जो है वो 4.42% भाग पर पाया जाता है। ओके, और लाल मृदा जो है वो 18.49% भाग पर पाया जाता है। तो इस प्रकार सबसे ज्यादा मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है और उसके बाद लाल मृदा, फिर काली मृदा, फिर उसके बाद मरुस्थली मृदा। तो इसमें एक चार दो तीन, एक चार दो तीन, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मृदा के निम्न कणों को घटते क्रम में उचित रूप में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है क्ले, दूसरा है ग्रेवल, तीसरा है बालू और चौथा है गाद। ऑप्शन ए 3 1 4 2, ऑप्शन बी है 2 3 1 4, ऑप्शन सी है 2 3 4 1 और ऑप्शन डी है 3 1 2 4। मृदा संरचना के आधार पर मृदा का सबसे बड़ा भाग जो है वो ग्रेवल है, उसके बाद बालू आता है, फिर गाद आता है और सबसे अंतिम में क्ले आता है। तो इस प्रकार इसमें 2 3 4 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भूसर एवं भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है हरियाणा एवं राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा एवं गुजरात, ऑप्शन सी है गुजरात एवं मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात एवं राजस्थान। भूसर एवं भूरी मृदाओं का निर्माण जो है वो ग्रेनाइट, निस और क्वार्टजाइट के अपक्षय द्वारा हुआ है। भूसर एवं भूरी मृदा जो है वो गुजरात एवं राजस्थान में पाई जाती है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हजारीबाग अभ्रक, ऑप्शन बी है हटटी स्वर्ण, ऑप्शन सी है जादूगौड़ा यूरेनियम और ऑप्शन डी है जावर तांबा। तांबा का उत्पादन जो है वो राजस्थान के जावर में ना होकर झुंझुनू, भीलवाड़ा और अलवर
तथा उदयपुर जिले में होता है, जबकि जावर का खान जो है वो शीशे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि तांबे के लिए। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है उड़ीसा मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है। दूसरा कथन है कर्नाटक लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दो सही है, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो सही है। ओडिशा जो है वो मैग्नीज की शीर्ष भंडार वाला राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश जो है वो मैग्नीज का शीर्ष उत्पादक राज्य है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, ओडिशा जो है वो मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश है। लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो ओडिशा है, ना कि कर्नाटक है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लौह अयस्क के उत्पादन के संबंध में निम्न राज्यों को घटते क्रम में उचित रूप में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है गोवा, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है उड़ीसा। लौह अयस्क उत्पादन के संबंध में क्रमशः राज्य जो है वो घटते क्रम में वो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। तो इस प्रकार इसमें 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लव अयस्क के निम्न प्रकारों में लव अंश की विद्यमानता के आधार पर घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है हेमेटाइड, दूसरा है लिमोनाइट, तीसरा है मैग्नेटाइड और चौथा है सीडेराइट। लौह अयस्क में लौह अंश की विद्यमानता निम्न प्रकार से होती है। हेमेटाइड में जो है वो 60 से 72% लौह अंश होता है। ओके, 60 से 72%। और मैग्नेटाइड में जो है वो 60 से 70% होता है, 60 से 70%। ओके, और लिमोटाइड में या लियोनोटाइड में 35 से 50% होता है, 35 से 50%। ओके, और सिडोरोराइट में जो लव अंश होता है वो 30 से 45% होता है। ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा हेमेटाइड में होता है, फिर मैग्नेटाइड, फिर लिमोनाइट और फिर सीडेराइट में होता है। तो इसमें 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभ्रक के भंडार कहाँ हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है राजस्थान। आभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो अग्नेय एवं कायांतरिक चट्टानों में खंडनों के रूप में पाया जाता है। आभ्रक की 3 मुख्य किस्में हैं, श्वेत, श्याम और पीट आभ्रक। ओके, और सबसे अधिक आभ्रक के भंडार जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वनों की प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है पूर्वी घाट, ऑप्शन बी है हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन सी है प्रायद्वीपीय पठार और ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। भारत में वनों का क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो प्रायद्वीपीय पठार में है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भारत में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक जो है वो प्रायद्वीपीय पठार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोयला खदान में कोकीन कोयले की सबसे अच्छी किस्म पाई जाती है? ऑप्शन है बैलाडीला, ऑप्शन बी है झारिया, ऑप्शन सी है रानीगंज और ऑप्शन डी है सिंगरौली। बुटुमिन्स कोयला का उपयोग करके कोकिंग कोयले बनाया जाता है। ओके, और इसका उपयोग जो है मुख्यतः लौह और इस्पात उद्योग में किया जाता है। झारखंड के झारिया कोयला क्षेत्र से 90% कोकिंग कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। कोयले के सर्वाधिक भंडार जो है वो झारखंड राज्य में है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, तृतीयक कोयला भंडार का निर्माण इयोसीन काल में अस्तित्व में आया। और दूसरा कथन है, तृतीयक कोयला भंडार असम एवं अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दो सही है, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो सही है। तृतीयक कोयला भंडार जो है वो तृतीय युग के अधुनातन ओलिगोसिन युग के शैलों में पाया जाता है। और यह कोयला जो है वो 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना होता है। इस कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। यह कोयला भारत के कुल उत्पादन का मात्र 2% पाया जाता है। ओके, और यह एक निम्न कोटि का कोयला है और इस कोयले को लिग्नाइट कोयला कहा जाता है। ओके, तृतीयक कोयला का भंडार जो है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका जो इसमें एक और दो दोनों कथन जो है वो सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, कच्चा तेल कायांतरिक चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन बी है, कच्चा तेल उस स्थान में मिलता है जहां इसका निर्माण होता है। ऑप्शन सी है, कच्चे तेल के साथ गैस भी होती है। और ऑप्शन डी है, ऐसा माना जाता है कि कच्चे तेल का उद्गम कार्बनिक है। कच्चा तेल जो है वो कायांतरिक चट्टानों में नहीं बल्कि अवसादी शैलों में पाया जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही नहीं है, ऑप्शन ए है वो सही नहीं है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गोदावरी एवं कृष्णा बेसिन, और ऑप्शन डी है बाड़मेर राजस्थान। बाड़मेर राजस्थान में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बॉम्बे हाई, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी है गोदावरी एवं कृष्णा बेसिन, और ऑप्शन डी है बाड़मेर राजस्थान। बॉम्बे हाई में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो इस पर इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, विद्युत ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। दूसरा है, तुलनात्मक रूप से विद्युत ऊर्जा एवं सस्ता, प्रदूषण रहित और नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो सही है। विद्युत प्रदूषण रहित ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जल, कोयला, कार्बनिक तेल, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु खनिज से उत्पादित किया जाता है। ओके, विद्युत तुलनात्मक रूप से सस्ता, परिवहनी तथा प्रदूषण रहित होता है। इसे नवीकृत भी किया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें एक और दो दोनों जो कथन है वो सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए धुआराम गुजरात, ऑप्शन बी है कहल गांव बिहार, ऑप्शन सी है मैंगलुरु आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी है उचाहर पश्चिम बंगाल। उचाहर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है, ना कि पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बागड़ी चुटकी छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी कवाड़ा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कुमारिया हरियाणा, और ऑप्शन डी मीठी बिरदी गुजरात। बागड़ी चुटका नाभिकीय संयंत्र जो है वो भारत की एक प्रस्तावित नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थित है, ना कि छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार जो कथन एक है ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा है, चीन में चावल का क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दो सही है, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो सही है। चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन चावल उत्पादक क्षेत्र के मामले में भारत सबसे आगे है। अर्थात विश्व में चावल के अंतर्गत आने वाला सर्वाधिक क्षेत्र 28% जो है वो भारत में है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा और कथन एक जो है वो सही है, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला, भारत का अक्षांशीय विस्तार चीन से अधिक है, और दूसरा कथन है भारत का देशांतरीय विस्तार चीन से लगभग आधा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। चीन का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 18.24 डिग्री नॉर्थ से 52.33 डिग्री नॉर्थ तक है, जिसको हम मोटे तौर पर 34 डिग्री का विस्तार मान सकते हैं। ओके, वहीं भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, जिसको हम मोटे तौर पर 31 डिग्री का विस्तार मान सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है चीन से अधिक नहीं है बल्कि कम है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, तथा इसका विस्तार जो है वो लगभग 29 डिग्री का होता है। वहीं चीन का देशांतरी विस्तार जो है वो 25.98 डिग्री पूर्वी देशांतर से 134.28 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। यह विस्तार जो है वो लगभग 58 डिग्री का है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। और यह भारत का देशांतर विस्तार जो है वो चीन से लगभग आधा है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों या केंद्र राज्य शासित प्रदेशों के समूहों में से किसी एक समूह का चयन कीजिए जिनकी तटरेखा की लंबाई भारत की तटरेखा की कुल लंबाई से आधी अथवा अधिक हो। ऑप्शन ए गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार, गुजरात और कर्नाटक, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तटरेखा जो है वो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई के आधी अथवा अधिक है, तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक यमोत्तर रेखा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, जिसके कारण भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यदि हम गुजरात के कच्छ से गुजरने वाली देशांतर रेखा को मानक यमोत्तर रेखा मान लेते तो भारत के समय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए भारत का नया मानक समय वर्तमान मानक समय से कम हो जाएगा, ऑप्शन ए भारत का नया मानक समय वर्तमान मानक समय से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी भारत के नया मानक समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि हम गुजरात के कच्छ से गुजरने वाली देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर मान लेते हैं तो भारत का नया मानक समय जो है वो वर्तमान मानक समय से कम हो जाएगा, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। पहला है यह एक सीमावर्ती राज्य है, दूसरा है इसका अक्षांशीय विस्तार त्रिपुरा राज्य के अक्षांशीय विस्तार के लगभग समान है, और तीसरा कथन है इसकी सीमाएं 3 राज्यों से मिलती हैं। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर, और ऑप्शन डी है पंजाब। जो उपयुक्त विशेषताएं है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है। ओके, मणिपुर का जो सीमावर्ती राज्य है, मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है, और इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो त्रिपुरा राज्य के अक्षांशीय विस्तार के लगभग समान होता है। ओके, और इसकी सीमा जो है वो 3 राज्यों से मिलती है, तो इसका इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के हिमरेखा की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है महान हिमालय में पूरब की तुलना में पश्चिम भाग में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक है, और दूसरा कथन है हिमरेखा की ऊंचाई आर्द्रता की मात्रा से संबद्ध होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। हिम रेखा जो है वो ऊंचे पर्वतों में वह रेखा होती है जिसके ऊपर अमूमन पूरे वर्ष बर्फ ठहरी हुई होती है। ओके, महान हिमालय में पूरब की तुलना में पश्चिम भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और हिम रेखा की ऊंचाई आर्द्रता की मात्रा से संबद्ध होती है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिखर संबंधित पहाड़ियां। पहला है कोडाईकनाल अन्नामलाई, दूसरा है डोडा बेट्टा नीलगिरी, तीसरा है कुद्रेमुखी उत्तरी सह्याद्री।
फलानी पहाड़ी की शिखर जो है वो कदाई कनाल है, न कि अन्नामलाई की। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके। और नीलगिरी की शिखर जो है वो डोडा बेट्टा है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। ओके। और दक्षिणी सह्याद्री की दक्षिणी सह्याद्री की शिखर जो है वो कुद्रेमुखी है, ना कि उत्तरी सह्याद्री की। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें बी, केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी एवं सुबनसिरी नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ियां अवस्थित है? पहला है डफला पहाड़ी, दूसरा है मिरी पहाड़ी, तीसरा है गोरा पहाड़ी और चौथा है नागा पहाड़ी। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और चार और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। मानस नदी जो है वो भूटान से असम में प्रवेश करती है तथा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ओके। और सुबनसिरी नदी जो है वो तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और इन दोनों के मध्य जो है वो डफला और मिरी पहाड़ी जो है वो इन नदी बेसिन के क्षेत्र में अवस्थित है। तो इस प्रकार इसमें ए एक और दो इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है पश्चिम घाट के दक्षिणी भाग का निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टान से हुआ है। दूसरा कथन है नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियां इसका हिस्सा नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग जिसे दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं उसका निर्माण जो है वो मुख्यतः आर्कियन चट्टान से हुआ है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और वहीं जो है उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर लावा का निक्षेप होता है। ओके। और नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियां जो है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। तो एक में एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? दर्रे संबंधित नदियां। पहला है सिपकिला सतलज नदी, दूसरा है नाथुला चुम्बी नदी, तीसरा है जलेपला तीस्ता नदी। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। शिल्प किला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह सतलज नदी से संबंधित है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके। और नाथुला जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है और यह चुम्बी नदी से संबंधित है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। ओके। और जलेपला जो है वो सिक्किम में स्थित है और यह तीस्ता नदी से संबंधित है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक दो तीन तीनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मेन सेंट्रल थ्रस्ट लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य एक विभाजक रेखा है। दूसरा है मेन बाउंड्री थ्रस्ट मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के मध्य एक विभाजक रेखा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के मध्य एक विभाजक रेखा है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके। और मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है वो लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य एक विभाजक रेखा है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों को उनके निर्माण के सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है दक्कन ट्रैप का निर्माण, दूसरा है कश्मीर घाटी का निर्माण, तीसरा है हिमालय का निर्माण। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनें। दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है वो क्रिटेशियन युग में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई है। इस प्रकार दरारों के माध्यम से लावा के उद्गार के फलस्वरूप दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ओके। हिमालय का निर्माण जो है वो टर्शेरी काल में हुआ है। ओके। और कश्मीर घाट का निर्माण जो है वो क्वार्टरी काल में प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। ओके। तो इस प्रकार इसमें एक तीन और दो इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। पहले दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, फिर हिमालय का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद कश्मीर घाट का निर्माण हुआ है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, धारवाड़ चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। कारण आर, इन चट्टानों का निर्माण अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुने।
ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही स्पष्टीकरण है, और ऑप्शन बी है ए एवं आर दोनों सही है किंतु ए आर की सही स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ नहीं होना चाहिए, ये नहीं है। ओके, यहाँ लिख लो। और ऑप्शन सी है ए सही है आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है आर सही है। धारवाड़ चट्टानें जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानें के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप बनी है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं, किंतु इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, ना कि जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। तो इसका जो कथन जो है ए है वो गलत हो जाएगा। ओके, और इन चट्टानों का निर्माण जो है अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है, तो इसका जो कारण है जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें ए गलत है और आर सही है, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ये वे नदियां होती हैं जिनका उद्गम स्थल एक देश में होता है और उनका प्रवाह क्षेत्र दूसरे देश में होता है। दूसरा कथन है, सिंधु सतलज पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। पूर्ववर्ती नदी वे नदियां होती हैं जिनका निर्माण स्थल खंड में उत्खनन के पहले हो चुका है। यदि नदी के मार्ग में स्थल खंड का उत्थान होता है तो पूर्ववर्ती नदी ऊंचे उठे स्थल खंड को काटकर अपने पुराने मार्ग एवं घाटी को सुरक्षित रखती हैं। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, इसमें जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और सिंधु जो है, सिंधु सतलज पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है, तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, हिमालयी नदियों में वर्ष भर प्रवाह बना रहता है, वहीं किसी भी प्रायद्वीपीय नदी में वर्ष भर प्रवाह नहीं बना रहता है। दूसरा कथन है, हिमालयी नदियां प्रायः अधिक लंबी होती हैं, वहीं प्रायद्वीपीय नदियां तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। हिमालयी नदियों में वर्ष भर प्रवाह बना रहता है, वहीं प्रायद्वीपीय नदियों में वर्ष भर प्रवाह नहीं बना रहता है। ओके, किंतु किसी भी प्रायद्वीपीय नदी में वर्ष भर प्रवाह नहीं बना रहता, यह कहना गलत है, क्योंकि कावेरी नदी में वर्ष भर प्रवाह बना रहता है। ओके, और कावेरी नदी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में जल दक्षिण पश्चिम मानसून से भर जाता है, वहीं निचली जलग्रहण क्षेत्र में जल उत्तरी पूर्वी मानसून से भर जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और हिमालयी नदी प्रायः अधिक लंबी होती है, वहीं प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मुख्य नदियों से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें पुनः नहीं मिलती है वितारिका कहलाती है। दूसरा कथन है, मुख्य नदी से मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है सहायक नदी कहलाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो पुनः उसमें नहीं मिलती है वितारिका कहलाती है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और मुख्य नदी से मिलने वाली नदियां जिसका आधार तल जो है वो मुख्य नदी से ऊंचा होता है सहायक नदी कहलाती है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां हैं। टोन्स ऑफ, दूसरा है हिंडन, तीसरा है सोन, चौथा है घग्गर। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, एक दो और चार, ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। टोन्स और हिंडन नदी जो है वो यमुना के बाएं तट पर मिलती है, ना कि दाहिने तट पर। ओके, और सोन और घग्गर जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये गंगा की सहायक नदी है। सोन और घग्गर, ओके, ये गंगा की सहायक नदी है। ओके, और टोंस और हिंडन जो है वो यमुना के बाएं तट पर मिलती है, ना कि दाहिने तट पर। तो इसमें कोई सही नहीं है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियार बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस बांध को लेकर केरल और तमिलनाडु के मध्य विवाद है। दूसरा है, इस
दूसरा कथन है यह मुल्लार और पेरियार नदी के संगम पर स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। मुल्ला पेरियार बांध जो है वो केरल के इडुक्की जिले में मुल्लार और पेरियार नदी के संगम पर स्थित है। ओके। और इस बांध का उद्देश्य जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार नदी के पानी को तमिलनाडु में विशिष्ट वृष्ट छाया क्षेत्र में पूरब की ओर मोड़ना है। इस बांध और जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव 1960 के बाद से बना हुआ है। ओके। तो इस प्रकार जो कथन दोनों कथन जो है वो सही है इसमें। ओके। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा गुजरात में होकर बहती है? पहला है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है साबरमती और चौथा माही। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल दो, तीन और चार, ऑप्शन सी है केवल तीन और चार, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। गुजरात से होकर बहने वाली नदियां ये चारों जो है वो गुजरात से होकर बहती हैं। ओके। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्थानीय तूफान संबंधित स्थान। स्थानीय तूफान में है काल बैसाखी, चेरी ब्लास्म, नार्वेस्टर, बोर्डोचिला। संबंधित स्थल जो है वो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम। काल बैसाखी जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो दो से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और चेरी ब्लास्म जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है, तो इस बी का वन से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और नार्वेस्टर जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, तो सी का तीन से सुमेलित हो जाएगा। और बोर्डो चिला जो है वो असम से संबंधित है, तो डी का फोर से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें दो एक तीन चार इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें दो एक तीन चार, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मैडन जूलियल ऑसिलेशन मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होता है तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति होती है। और दूसरा है इंडियन ओशन डाइपोल सकारात्मक रहता है तो इससे भारतीय मानसून को सहायता मिलती है। और तीसरा कथन है शिवालिक पद पर शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण भारतीय मानसून के लिए सकारात्मक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। जब मेडन जूलियन ऑसिलेशन मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होती है तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी बारिश होती है, ना कि सूखा पड़ता है, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और इंडियन ओशन डाइपोल पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के समुद्री सतह के तापमान में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। इसमें पश्चिमी हिंद महासागर का जल पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में गर्म होता है, तो इससे सकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल और इसकी विपरीत स्थिति को नकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। जब इंडियन ओशन डाइपोल सकारात्मक रहता है तो इससे भारतीय मानसून को सहायता मिलती है, तो इस प्रकार जो कथन एक है जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और शिवालिक पद का शक्तिशाली निम्नदाब क्षेत्र का निर्माण जो है वो भारतीय मानसून के लिए सकारात्मक होता है, तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें दो और तीन सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है। इस क्षेत्र से गुजरने के बाद भी राजस्थान में इस शाखा के द्वारा मानसूनी वर्षा नहीं होती है। इसके लिए उत्तरदायी कारण है। पहला है अरावली पर्वत की पवनों के सापेक्ष अवस्थिति, दूसरा कथन है पाकिस्तान से आने वाली गर्म पवनें, तीसरा कथन है अरब सागर शाखा का अरावली के विपरीत दिशा में टकराना। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अरावली पर्वत की अवस्थिति जो है वो सापेक्ष नहीं बल्कि समानांतर है, जिससे अरब सागर शाखा से आने वाली मानसूनी पवनें इससे टकराए बिना ही निकल जाती हैं। ओके। और नहीं टकराने से वर्षा नहीं होती है, तो इसका जो कथन एक और तीन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से आने वाली गर्म एवं शुष्क पवनें जो है वो मानसूनी पवनों की सापेक्षिक आर्द्रता को कम कर देती हैं, जिससे वायु संतृप्त नहीं हो पाती है और वर्षा नहीं होती है, तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल दो सही है, तो इसमें ये जो है वो दो कर दो।
तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। पहला है, इसमें लोहे के ऑक्साइड पाया जाता है। दूसरा है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और एवं हुमस की कमी होती है। और तीसरा कथन है, यह मृदा मोटे अनाज, दलहन, तिलहन आदि की कृषि के लिए अनुकूल होती है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय मिट्टी से संबंधित है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लवड़ी मिट्टी और ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। उपरोक्त विशेषताएं जो है वो लाल एवं पीली मिट्टी की हैं, जिसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है वो ग्रेनाइट एवं निस्क के विखंडन से हुआ है। ये मृदाएं जो है वो अपेक्षाकृत बलुई एवं लाल पीले रंग की है। ओके, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। पहला है, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। दूसरा कथन है, रबर, महोगनी, सिनकोना आदि प्रमुख वृक्ष हैं। तीसरा कथन है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल पर पाई जाती है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति, ऑप्शन सी है उष्णार्द्र पतझड़ वाले वन और ऑप्शन डी है हिमालय प्रदेशी अथवा परवर्ती और ऑप्शन डी है हिमालय प्रदेशी अथवा परवर्ती वन। उपरोक्त विशेषताएं जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वन निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी है अन्नामलाई पहाड़ी, ऑप्शन सी है पलानी पहाड़ी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ी पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को 16 कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल संचित क्षेत्र का नहरों द्वारा संचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर बढ़ते से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है असम, तीसरा है हरियाणा और चौथा है आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। जम्मू कश्मीर में नहर द्वारा संचित क्षेत्र जो है वो 90.85% है। ओके, जम्मू कश्मीर में 90.85% जो है वो नहर द्वारा संचित होता है। ओके, और असम में जो है वो 82% होता है। ओके, संचित क्षेत्र, और हरियाणा में जो है वो 41.77% होता है नहर द्वारा सिंचाई। ओके, और आंध्र प्रदेश में जो है वो 34.29% क्षेत्र जो है वो नहर द्वारा सिंचाई होती है। तो इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, बढ़ते से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, तो इसमें जम्मू कश्मीर पहले हो जाएगा, फिर असम हो जाएगा, फिर हरियाणा, फिर आंध्र प्रदेश। तो इसमें 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासगांता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह एक ही खेत से एक कृषि वर्ष के दौरान उगाई गई फसलों की संख्या होती है। दूसरा है, सासगांता उत्तरी मैदान में उच्च स्तर पर पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सासगांता अथवा फसलगांता का अर्थ है एक ही खेत से एक कृषि वर्ष के दौरान उगाई गई फसलों की संख्या है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और फसलगांता व्यापक स्थानीय विभेदों को दर्शाता है। फसलगांता उत्तरी मैदान में उच्च स्तर पर पाई जाती है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के शुष्क एवं वर्षाधीन क्षेत्रों में निम्न स्तर पर पाई जाती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेह, ऊसर या कल्लार नाम से निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय मिट्टी को जाना जाता है? ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी मरुस्थली मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी और ऑप्शन डी है लवड़ी मिट्टी। रेह, ऊसर और कल्लार लवड़ी मिट्टी के उपनाम है, जबकि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि जोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत में अधिकांश कृषि जोत सीमांत प्रकार की है। दूसरा कथन है, देश में कृषि जोत का औसत आकार सर्वाधिक पंजाब में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो।
सीमांत जोत से तात्पर्य 1 हेक्टेयर से कम आकार वाले जोत के आकार से है। भारत में अधिकांश कृषि जोत जो है वो सीमांत प्रकार की है, या लगभग जो है वो 59% है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और देश में कृषि जोत का औसत आकार जो है सर्वाधिक जो है वो पंजाब में नहीं बल्कि राजस्थान में है। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्ना जमुना कृष्णा के संदर्भ में क्या सत्य है? पहला ऑप्शन ए, भारत में गेहूं की विविध प्रजाति के नाम हैं। दूसरा है, कर्नाटक में प्रवाहित नदियों के नाम है। तीसरा है, अभी हरियाणा में बनाए गए भैंसों के क्लिनिक है। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। रत्ना जमुना और कृष्णा जो है वो ये सभी जो है वो धान की विविध प्रजातियों के नाम है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही है, इसमें से कोई नहीं है सही है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलहन एवं तिलहन के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से दलहन में चना का स्थान सबसे ऊपर है। दूसरा कथन है, भारत में तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से दलहन में चना का स्थान जो है वो सबसे ऊपर है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2.8% चना की खेती होती है। ओके, जबकि थुअर और अरहर की खेती जो है वो 2% भाग पर होती है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और भारत में तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो पहला है। वह अकेले जो है वो 28% तिलहन का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच।